नमस्कार साथियों, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके सामने एक और मुद्दा, शिक्षा व्यवस्था की कमियां और छात्र जीवन का संघर्ष, इस पर चर्चा करूंगा। छात्र किन किन परिस्थितियों से, किन किन चरणों से गुजरता है, सफलता और असफलता के मार्ग को सुनिश्चित करता है। उसके जीवन में ये कमियां क्या शिक्षा व्यवस्था की देन है या कुछ अन्य परिस्थितियां हैं या कुछ अन्य कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा की जा सकती है। और इस पर जो यह विषय है छात्र जीवन का संघर्ष, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। ये बड़ा ही जटिल मुद्दा है। ये समस्याएं सब यानी कि छात्र, अध्यापक हों, छात्र हों, ये सभी इसी फेज से गुजरते हैं, इसी चरण से गुजरकर आगे अपनी राह सुनिश्चित करते हैं, अपने मार्ग को सुनिश्चित करते हैं, अपनी सफलता के मार्ग को सुनिश्चित करते हैं। परंतु शिक्षा व्यवस्था, क्या ये जो कमियां हैं शिक्षा व्यवस्था के कारण होती हैं? प्राचीन काल में आप देखोगे कि छात्र, जो गुरुकुल पद्धति होती थी प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में गुरुकुल पद्धति होती थी। वहाँ पर छात्र जो शिक्षक के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और आधुनिक भारत में अब बहुत सी तकनीक आ गई हैं। छात्र स्कूल जाते हैं, व्यवहारिक नॉलेज बहुत कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज है बहुत कम है। प्राचीन समय में छात्र को पढ़ने के लिए उसको किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज भी दी जाती थी। छात्र को बाल्यावस्था से लेकर तरुण अवस्था तक, यानी जब से वह स्कूल की शिक्षा या गुरुकुल पद्धति में उसका प्रवेश होता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और 25 वर्ष की आयु तक वह अपने गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता था, उसे किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज भी दी जाती थी। परंतु वर्तमान में आप देखोगे छात्र के जीवन में, छात्र स्कूल जाते हैं, स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं, पर उसे व्यवहारिक नॉलेज बहुत कम होती है, उससे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होती है। इन सब का जिम्मेदार क्या हम शिक्षा व्यवस्था जो प्राचीन से लेकर वर्तमान तक, या वर्तमान काल में, या हम जब गुलाम रहे हैं उसके बाद से इस शिक्षा व्यवस्था में कमियां आई हैं? हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है। हम जब से गुलाम हुए हैं, गुलामी के बाद आज़ादी तक और आज़ादी के बाद से वर्तमान तक शिक्षा व्यवस्था कई चरणों से होकर गुजरी है। इसमें समय के साथ साथ बहुत सी कमियां घर कर गई हैं। ये प्रौढ़ अवस्था कहिए या कुछ अन्य, जैसे कि छात्र आजकल भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनाने की एक योजना चल रही है। छात्र को, या कहिए व्यक्ति, या रोजगार की तलाश में जो युवा कार्यरत हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर तो उसे तब बनाया जाएगा जब उसे इस चीज़ की नॉलेज मिली हो या उसे इस चीज़ का ज्ञान मिला हो। व्यवहारिक नॉलेज कुछ मिली नहीं है, पर सरकार उसे आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है। ये कमियां, आत्मनिर्भर बनाने की बात, अगर हम अपने स्कूली शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में इस चीज़ को शुरू से ही छात्र को सिखाते
उसे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती, इन सब का ज्ञान होता, तो आज हम आत्मनिर्भर की बात करते और यह सही हम इस मार्ग को सुनिश्चित कर पाते। इन सब की कमियां, ये क्या कमियां रह गई हैं जो आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात तो करते हैं पर उसे प्राप्त करने में बहुत सी अड़चनें आती हैं। शिक्षा व्यवस्था, एकमात्र शिक्षा व्यवस्था, हम पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, इस बैलगाड़ी की तरह इसको खींचा जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में नई नई नीतियाँ आ रही हैं पर उनमें भी बहुत सी कमियां हैं। छात्र, हमारे पास जो शिक्षा ग्रहण या शिक्षा देने वाले अध्यापक होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कदम इसमें ये होना चाहिए कि हमें उनको, जो अध्यापक होते हैं, उनको इस चीज़ के लिए बच्चों को ज्ञान देना और उन्हें व्यावहारिक नॉलेज देने के लिए अग्रसर करना चाहिए। इस पर सुधार करने चाहिए। आज भारत इतना बड़े देश में बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर अध्यापकों का स्तर, उनकी शिक्षा का स्तर बहुत ही न्यूनतम है। वे क्या छात्रों को नॉलेज देंगे? मैं सभी की बात नहीं करता, बहुत से छात्र हैं या बहुत से अध्यापक हैं। आप सरकारी स्कूल की बात करिए, सरकारी स्कूल में क्या होता है, बच्चा जाने से डरता है, छात्र जा नहीं पाते। कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से डरता है, उसे पता है कि इस सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या है। बहुत कम छात्र सरकारी स्कूल में जा पाते हैं। हमारे इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या है? सिर्फ अध्यापकों को हमें जागरूक करना होगा कि वह छात्रों के जीवन में किस तरह से कायाकल्प करके उनमें बदलाव कर सकते हैं। उन्हें शुरू से ही इसके लिए छात्रों को तैयार करना होगा। जैसे कि छात्र को आत्मनिर्भर, हम भारत के जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर की बात करते हैं, अध्यापकों को इसके लिए जागरूक करके उन्हें नॉलेज देकर वे अध्यापक छात्रों को इस बात का ज्ञान दें। शुरू से ही हम भारत के छात्रों को इसके लिए मार्गदर्शन करना होगा। शिक्षा जो किसी भी छात्र के व्यक्ति के व्यक्तित्व में निर्माण में सहायक होती है, ये एक ऐसा हथियार होता है जिससे किसी भी समय, किसी की भी दुनिया, हम इस विश्व के चरित्र को भी बदल सकते हैं या इस ब्रह्मांड को, जो हमें नॉलेज हुई है, ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के कारण ही है। अल्प ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। छात्र जो प्राचीन समय में, ये मैंने पहले भी बताया है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करता था, और आज देखिए क्या व्यवस्था हो गई है। कोरोना महामारी ने छात्र के जीवन में कितने व्यापक स्तर पर बदलाव किया है। आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र शिक्षा ग्रहण करता है। उसमें बहुत से छात्र हैं जो इस कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ नहीं पाए। बहुत सी कमियां हैं, या आर्थिक तंगी कहिए, या इस शिक्षा व्यवस्था या सरकार की कुछ कमियां कहिए, जो इन सभी माध्यमों से उजागर हुई हैं, इस कोरोना काल में उजागर हुई हैं। छात्र जीवन, इस पर एक छोटी सी और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। छात्र जीवन में छात्र जो अपनी अल्प आयु से लेकर वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो स्कूल में जाता है, और माफ़ करिएगा,
जो स्कूली शिक्षा के स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक की जो उसमें शिक्षा ग्रहण करता है उसे विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। रोजगार के लिए उसे विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और इस पर कोई भी बात करने के लिए आगे नहीं आता है कि उसे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वे क्या परिस्थितियां हैं जो छात्र को, बहुत से छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सी समस्याएं हैं और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं भी एक छात्र ही हूँ। जैसे कि सबसे बड़ी छात्रों के समक्ष जो समस्या आती है वह आती है आर्थिक तंगी। बहुत से छात्र होते हैं जो आर्थिक तंगी के कारण उनके माता पिता उन्हें शुरू से ही अल्पायु में ही अपने उसे रोजगार में लगा देते हैं, काम में लगा देते हैं और वह अपनी स्कूली शिक्षा या वो अपने ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है किसी भी छात्र जो आर्थिक तंगी के कारण या अन्य सामाजिक समस्याएं होती हैं उसके कारण आगे ना बढ़ पाना। जो छात्र इन परिस्थितियों से गुजर जाता है, निकल जाता है, वो सफलता के मार्ग को सुनिश्चित कर लेता है। ये निश्चित है कि जो छात्र ध्यान से, मेहनत से इन सभी चरणों को धीरे धीरे ही सही, जो इन चरणों को पास करते हुए निकल जाता है वो 100% सफलता का मार्ग सुनिश्चित कर लेता है। अगर हम छात्र को उसके स्कूली जीवन में ही व्यवहारिक ज्ञान दें, उसके साथ जब वह 10+2 में होता है प्रैक्टिकल कराकर, या जैसे जब बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, बहुत से अध्यापक बच्चों को व्यवहारिक नॉलेज ना देकर पैसे के माध्यम से उन्हें ऐसे ही पास कर देते हैं। ये भ्रष्टाचार को जन्म देता है और अध्यापक अपने काम से बच जाते हैं और पैसे भी कमा लेते हैं। पर छात्र इस चीज़ को समझता नहीं है। उसे आगे आकर इस जीवन या इस बारे में एहसास होता है कि वह अपने इस अल्प ज्ञान या इस समय जो उसे करना चाहिए था, क्या हानिकारक प्रभाव उसके आगे के जीवन में पड़ेंगे, ना उसे उस अध्यापक ने बताया है। और हम फिर 10+2 के बाद विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन में जो करते हैं छात्र, बहुत से छात्र जो विश्वविद्यालय में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इस बारे में कि वह शिक्षा ग्रहण करेंगे तो पास हो जाएंगे, पर यहाँ भी एक भ्रष्टाचार को जन्म दिया जाता है। अटेंडेंस जो कहा जाता है कि आप 65% या 75%, सभी का अलग अलग नियम होता है, इतने % छात्र को अनुपस्थिति या उपस्थिति अनिवार्य होती है, पर बच्चा जाता नहीं है। सिर्फ मॉडल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं या मॉडल पेपर, इससे पढ़कर बच्चे व्यवहारिक नॉलेज ना ज्ञान फिर प्राप्त कर फिर मैं करूँ व्यवहारिक नॉलेज प्राप्त करनी है, किताबी ज्ञान नहीं। किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत ही कम समय में पास कर लेते हैं और फिर रोजगार के लिए तलाश करते हैं। वहाँ पर उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। बहुत सी व्याप्त समस्याएं हैं छात्र जीवन में और ये आगे भी शायद जारी रहेंगी। इसको बदलने में किसी भी व्यवस्था को या किसी भी समस्या को
बदलने में, उसका विनाश होने में जो भी बहुत कम समय तो नहीं लगता, पर कोई भी व्यवस्था जब बदली जाती है तो उसे बदलने के लिए बहुत समय चाहिए, सदियाँ चाहिए, बहुत समय चाहिए। ये समय सुनिश्चित नहीं है कितना समय लगेगा। भारत जिस दिशा में आज आगे बढ़ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था जिस दिशा में बढ़ रही है, सरकार के प्रयास हैं कि वह भारत को 21वीं सदी भारत की होगी। भारत सरकार के बहुत से प्रयास है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए, और जो कुछ प्रयास हैं जो गलत हैं उसके लिए सरकार को दोष भी दिया जाना चाहिए। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।